Okay, Rahul. So let me first thank you for giving your time for this introduction, and let me also congratulate you for your selection in prestigious NPCL. थैंक यू सो मच सर। राहुल, ये NPCL का पूरा इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेक फ्रॉम यू। कैसा इंटरव्यू गया, कैसे होता है इंटरव्यू, एंड आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आई स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड, आई स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपने ग्रेजुएशन कौन सी ब्रांच में किया है, कब किया है, कैसा था आपका गेट स्कोर, एंड प्रेजेंटली क्या कर रहे थे आप बिफोर नाउ यू गॉट सिलेक्टेड इनटू NPCL। ओके सर। सो सर, माय नेम इज राहुल गुरा। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, हरियाणा कुरुक्षेत्र, और मैं 2021 से पास आउट हूँ सर, मैकेनिकल बैकग्राउंड से, NIT कुरुक्षेत्र से। ओके। तो सर 1 साल से मैं प्रिपरेशन ही कर रहा था ड्रॉप करके कॉलेज से, मतलब पास आउट होने के बाद 1 साल। तो मेरा गेट मैंने दिया था, उसमें मेरा 239 रैंक है सर, जनरल कैटेगरी से है सर वो। ओके। तो मैंने एज यूजुअल अप्लाई करना चालू कर दिया था। जब भी कोई PSU की नोटिफिकेशन आती थी, मैं 3-4 PSU में भर चुका था। सबसे पहले मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो BARC का दिया था 31 मार्च को। देन फिर मैंने EIL का इंटरव्यू दिया था, जिसके लिए मैंने योरपीडिया ज्वाइन भी किया था EIL के लिए बेसिकली। उसके बाद सर मेरा NPCL का हुआ था, और अभी रिसेंट इंटरव्यू मैंने GAIL का दिया है 5 जुलाई को। ओके। मेरा तो बार का BARC का रिजल्ट आ गया था, उसमें मेरा हुआ नहीं था। तो भी रिसेंटली NPCL का आया था, तो उसमें 78 जनरल की कट ऑफ गई थी सर 100 में से। ओके। और मेरे मार्क्स 82 है सर। तो ये जो आप मार्क्स बता रहे हो 78 जो 100 में से, ये इंटरव्यू के मार्क्स बता रहे हैं आप? हाँ सर, इंटरव्यू के सर उन्होंने बेसिकली जितने नंबर ऑफ सीट्स थी 80 समथिंग सीट्स थी, तो मल्टीप्लाई बाय 12 या 15 करके कुछ इंटरव्यू के लिए कॉल किया था बेस्ड अपॉन गेट। ओके। और इसमें गेट 3 साल का वैलिड उन्होंने रखा था, 20, 21 और 22। और मेरे को तो लगता है इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटरव्यू के बेस पे ही सिलेक्शन होता है। हाँ सर, इसमें गेट का फिर उसके बाद कोई रोल नहीं था, फिर वो 100% इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन ही था। इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊं तो सर मेरा कायगा में इंटरव्यू हुआ था। एक्सपीरियंस राहुल थोड़ा डिटेल में बताना, क्योंकि इंटरव्यू ही होता है इसमें, तो थोड़ा डिटेल में बताना क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे आपसे। हाँ सर, मेरा इंटरव्यू हुआ था कायगा में, कर्नाटक में। ओके। कायगा प्लांट है कर्नाटक में ही। हाँ जी। तो मैं 1 दिन पहले चला गया था, उन्होंने बोर्डिंग फैसिलिटीज की हुई थी, वो रिसीव करने आए थे हमें। और फिर वहां से वो हमें जो उनका वो गेस्ट हाउस था वहां तक हमें लेके गए। तो अच्छा काफी फैसिलिटी था, लेके आना जाना वो कर रहे थे, मतलब ये सब। तो 1 दिन पहले उन्होंने एकोमोडेशन भी वहीं पे प्रोवाइड की हुई थी हमें। तो फिर नेक्स्ट डे मेरा, मतलब सेम डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी, मतलब मैं पिछले दिन गया तो मेरी उसी दिन हो गई थी। और नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था, तो जिसके डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं थे तो उनको वहीं से वापस भेज रहे थे, उनका अकोमोडेशन नहीं। इंटरव्यू सर, मैं ऑडिबल हूँ सर? हाँ जी, हाँ जी। यस राहुल, यू आर ऑडिबल। तो सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू हुआ। सबसे पहला इंटरव्यू मेरा ही था, 2 पैनल थे। और फर्स्ट पैनल में मेरा, हाँ सर, तो जो सबसे पहले मेरा इंटरव्यू था, तो मैं इंटरव्यू के लिए गया तो 8 लोग बैठे थे पैनल में, एक मैम थी, बाकी 7 सर थे। तो शुरू में सबसे पहले उन्होंने, उन पे मेरा पहले से इंफॉर्मेशन रहता है, तो वो उन्होंने मेरे से सीधा यही सवाल पूछा। पहले मैंने ग्रीट किया, जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। फिर सबसे पहला सवाल मेरे से यही पूछा कि आप NIT कुरुक्षेत्र से पास आउट हैं, तो आपने 1 साल क्या किया 21 के बाद 22 तक क्या किया। जब शुरू में मेरे से गैप ईयर के बारे में पूछा। गैप ईयर का पूछने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि और आपने कहाँ कहाँ इंटरव्यू दिए हैं अब तक। तो मैंने उनको एक सिर्फ BRC बताया था, जबकि मैं दे चुका था EIL का भी, बट मैंने वो डिस्कस नहीं किया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि BARC में आपका कैसा परफॉर्मेंस था, तो मैंने बोला था एवरेज है। तो उन्होंने बोला कि क्या आपको लगता है कि सिलेक्शन होगा, आर यू श्योर? मैंने बोला नहीं सर, मेरा एवरेज परफॉर्मेंस गया है, मेरा उतना अप टू मार्क नहीं गया। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि किस चीज में आप वीक रहे, कौन से सब्जेक्ट में। तो मैंने वहां पे अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बताए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसी में से पूछने वाले हैं। जो मैंने अपने सब्जेक्ट्स बताने चालू की कि मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मोडायनेमिक्स में वीक था वहां पे।
वैसे मेरे फेवरेट थे, तो मैंने अपने वो 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स वहाँ बता दिए थे। पर सर उन्होंने जो जहाँ से क्वेश्चन पूछने शुरू किए, उन्होंने सीधा मुझसे पूछा व्हाट इज ट्राइबोलॉजी। जो चेयरमैन थे, उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछना स्टार्ट किया व्हाट इज ट्राइबोलॉजी, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा। ट्राइबोलॉजी मैंने बेसिक डेफिनेशन पता थी, तो मैंने साफ साफ बताया कि सर मुझे ट्राइबोलॉजी का सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पता है, और हिंदी में ही चल रहा था ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला चलो बेसिक डेफिनेशन बता दो, तो मैं बेसिक डेफिनेशन बता ही दिया। तो उसमें क्योंकि लुब्रिकेशन से आता है, रिलेट होता है लुब्रिकेशन से, तो उन्होंने मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछा कि लुब्रिकेशन में ऑयल और ग्रीस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हम कहाँ पे ऑयल यूज करते हैं, कहाँ पे ग्रीस यूज करते हैं। इसमें सर आरपीएम वाला लॉजिक मैंने दिया था, ये मुझे पता था आरपीएम, जहाँ पे आरपीएम ज्यादा होते हैं ऑयल का यूज होता है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बोला बताओ कि ऑयल कहाँ पे देखा है आपने और ग्रीस कहाँ पे देखा है। उसके बाद सर उन्होंने सीधा मुझसे पूछा एकदम डाइवर्ट करके कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। ओके। तो टीक्यूएम का जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है कि सभी को क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, सभी डिपार्टमेंट्स ओरिएंटेड होकर काम करें, वो सब मैंने हिंदी में ही उनको बेसिक बताया। उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल्स बताओ इसके क्या होते हैं। तो जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैंने पढ़े हुए थे, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट सर क्वालिटी से रिलेटेड था। जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वो था, इंटर्नशिप थी, वो क्वालिटी से रिलेटेड थी, तो मुझे ये पता था। पर उन्होंने मुझसे कहीं भी मेरा प्रोजेक्ट वगैरह नहीं पूछा। तो क्वालिटी के क्वेश्चन कैसे पूछ लिए उन्होंने आपसे? सर पता नहीं सर, उन्होंने सबसे पहले ट्राइबोलॉजी पूछा, उसके बाद एकदम ही डाइवर्ट करके पूछा कि टीक्यूएम बताओ और टीक्यूएम के प्रिंसिपल्स बताओ। तो क्वालिटी आपने की जब हिंदी में शिफ्ट किए तो आपने उनसे पूछा मैं हिंदी में बोल लूं या नहीं, क्योंकि ये तो सर वो आपका शुरू साउथ से में था। सर वो शुरू से ही हिंदी में ही चल रहा था सब कुछ। अच्छा। उन्होंने सबसे पहले बैठने ही मुझसे पूछा था कि हिंदी में कि आपका कॉलेज एनआईटी कुरुक्षेत्र है क्या। मैंने बोला हाँ सर। तो 1 साल क्या कर रहे थे 21 के बाद, तो उन्होंने हिंदी में ही शुरू किया था, तो फिर मैंने वहां से हिंदी में जवाब दे रहा था, पूरा इंटरव्यू हिंदी में ही चला सर। अच्छा। तो सर सेकंड मैंने बताया टीक्यूएम पूछा। टीक्यूएम के बाद वो पेपर पे ना कुछ लिख रहे थे जो साइड में बैठे थे, जो बाकी पैनल था। तो उन्होंने चेयरमैन सर ने फिर साइड में उनसे बोला कि आप पूछ लो। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने बोला कि आप बीआरसी में सोम और थर्मो में वीक रह गए थे। मैंने कहा यस सर। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो बोर्ड पे चले जाओ और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझाओ। तो फिर वो मैंने पूरा माइल्ड स्टील के लिए बनाया, और मैंने बताया भी कि सर मैं ये माइल्ड स्टील के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा ये कहाँ से आता है, कौन सा टेस्ट होता है, टेंसाइल टेस्ट कौन सी मशीन पे होता है, जो सारे पॉइंट्स होते हैं, यील्ड पॉइंट, अपर लोअर, सारे के सारे उन्होंने एक्सप्लेन करने को बोला। तो वो मैंने एक्सप्लेन किए। फिर उन्होंने पूछा 2 यील्ड पॉइंट क्यों है, ये 2 यील्ड पॉइंट का क्या मतलब है, ये सब स्ट्रेन हार्डनिंग के बारे में पूछा कि ये ग्राफ ऐसे ऊपर क्यों जा रहा है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे पूछने के बाद वो टॉपिक वहीं पे बंद हो गया था। फिर किसी और ने मेरे से सवाल पूछा था शाफ्ट डिजाइन का, कि उन्होंने सर मुझे डायग्राम ड्रॉ करने को बोला था कि एक शाफ्ट बनाओ और वो पावर ट्रांसमिट कर रही है गेयर के थ्रू, उसके सेंटर में गेयर लगा है और कॉर्नर्स पे बेयरिंग्स लगा दिए 2, सेंटर में गेयर से वो पावर ट्रांसमिट कर रही है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो ये बताओ कि पावर ट्रांसफर और कौन से तरीकों से हो सकती है गेयर के अलावा, शाफ्ट डिजाइन से पहले ये बताओ। तो मैंने कपलिंग्स वगैरह बताया, पुली वगैरह बताया। तो उन्होंने बोला और बताओ। तो और मेरे दिमाग में नहीं आया सर, कपलिंग्स और पुली के अलावा मैं बता नहीं पाया। तो उन्होंने खुद बताया फिर कि आपने स्प्लाइंस का नाम सुना है क्या। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ सर स्प्लाइन से भी हो सकते हैं, शाफ्ट पे स्प्लाइन कट करते हैं। तो उन्होंने बोला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है स्प्लाइन की। ये भी सर मेरा प्रोजेक्ट था, ड्राइव शाफ्ट का प्रोजेक्ट था मेरा, उसमें स्प्लाइन यूज हो रही थी। तो मैंने वो ड्राइव शाफ्ट के एग्जांपल से समझा दिया। तो फिर उन्होंने बोला चलो डिजाइन पे आ जाओ शाफ्ट के। तो इसको डिजाइन करना था सर शाफ्ट को, जिसके सेंटर में गियर लगा है और साइड में 2 बेयरिंग लगे हैं। तो मैंने वही बोला कि सर मेनली इसमें कौन से स्ट्रेस आएंगे, शियर स्ट्रेस आएंगे, बेंडिंग होएगी इसकी, और 2 प्लेन में बेंडिंग होएगी सर इसकी, क्योंकि रेडियल और वो सब जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा होता है। तो उन्होंने मेरे से ये पूछा और फॉर्मूला पूछा कि कौन सी थ्योरी लगाओगे इसमें डिजाइन के लिए। तो मैंने बोला मटेरियल पे डिपेंड करेगी सर, डक्टाइल है तो वो लगाऊंगा, और डक्टाइल है तो मतलब शेयर वाली लगाऊंगा, और वो अपना दूसरा तो ब्रिटल है तो प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल लगा दूंगा। तो सर यही मेजरली इस पे मेरा बहुत लंबा इंटरेक्शन हुआ जो शाफ्ट डिजाइन है। तो उन्होंने बोला और कौन सा क्राइटेरिया होगा डिजाइन का। तो मैंने बोला सर इसमें वो भी आएंगे, क्योंकि बेंडिंग हो रही है और घूम रही है तो फैटीग लोड भी आएगा, तो हम फैटीग के लिए भी डिजाइन करेंगे फैटीग को कंसिडर करते हुए।
तो उन्होंने एंड्योरेंस लिमिट की डेफिनेशन पूछी बेसिक। उसके बाद पूछा कि फटीग कम करने के क्या तरीके हैं, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं, नोचिस को अवॉइड कर सकते हैं, उसका सरफेस फिनिश अच्छा कर सकते हैं। मैंने ये सब फैक्टर्स उनको बताए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने गियर के बारे में पूछना चालू किया कि ये जो गियर लगाया है, ये गियर कौन सा हो सकता है, कितने टाइप के गियर होते हैं, गियर की प्रोफाइल ड्रॉ करो। तो वो गियर की प्रोफाइल ड्रॉ करके उसके जो बेसिक होते हैं एडेंडम, डिडेंडम सर्कल, पिच सर्कल, वो सब ड्रॉ करने को बोला। वो सब ड्रॉ करने के बाद पूछा कि एडेंडम और डिडेंडम में से कौन सा बड़ा होता है। तो वो ये सब क्वेश्चन, मार्जिन क्या होता है गियर का, और सर्कुलर पिच क्या होती है। फिर उन्होंने मेरे से ना कुछ डिराइव करवाया। उन्होंने बोला कॉन्टैक्ट लेंथ को डिराइव करो, वो मुझे नहीं आती थी। तो मैंने साफ साफ मना किया कि सर मैं कॉन्टैक्ट लेंथ को मैं भूल चुका हूँ। कह रहा कभी की है? मैंने कहा की तो है सर, जब गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अभी मैं उसको रिवाइज नहीं करके आया। ऐसा सर मैंने बहुत बार बोला पूरे इंटरव्यू में कि मेरे को नहीं पता सर, मैं रिवाइज नहीं किया। मैंने यही बोला डायरेक्ट, तो मैं उसमें घुसा नहीं जो मुझे नहीं आता था। जैसे लुब्रिकेशन के डेप्थ में जा रहे थे वो शुरू में ही, तो मैंने बोला कि सर मुझे नहीं पता, मुझे बेसिक पता है ट्राइबोलॉजी का। तो उन्होंने बोला चलो बेसिक बता दो। एक सर उन्होंने मेरे से फिर पूछा कि आपने थर्मोडायनेमिक्स भी बोला ना, वीक रह गया। मैंने कहा हाँ सर। कह रहा उसमें RAC और HVAC में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है। RAC, ओके। ओके। तो मैंने बोला सर मुझे HVAC का कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने बोला आपको फुल फॉर्म पता है? मैंने कहा नहीं सर, फुल फॉर्म भी नहीं पता, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ ये। तो उन्होंने बोला आपने कभी करिकुलम में नहीं पढ़ा बीटेक में? मैंने नहीं पढ़ा था सर वो। तो वो भी उन्होंने बोला कि और डिग्री में पढ़ा नहीं है तो गेट में भी नहीं है, तो उन्होंने शायद इतना ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने बोला चलो RAC बताओ। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फिर बेसिक से उसके सवाल पूछे, COP क्या होता है, उसमें वो डेप्थ में नहीं गए। COP क्या होता है और VCRS साइकिल ड्रॉ करके दिखा दो, तो सिर्फ ड्रॉ ही करवाया था और उससे रिलेटेड कुछ पूछा नहीं। फिर लास्ट मेरे से विरलिंग पूछा शाफ्ट में, क्योंकि वो शाफ्ट ना ऑलरेडी बनी हुई थी बोर्ड पे। तो उनमें से एक पैनल वाले ने पूछा कि विरलिंग ऑफ शाफ्ट सुना है क्या होता है? तो आपने बोला कि सब चीजों के बेस पे डिजाइन करेंगे, आपने विरलिंग की तो बात ही नहीं की। विरलिंग का भी डिजाइन हो सकता है। तो वहां से उन्होंने रेजोनेंस पूछना चालू किया, तो मैंने रेजोनेंस की डेफिनेशन बताई। सर उन्होंने, मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला था कि वो जो क्रिटिकल स्पीड निकलती है ओमेगा, जो रेजोनेंस के बराबर हो जाती है, उससे हम क्रिटिकल स्पीड ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर रख के ओमेगा निकाल लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा कि आपको सेकंड फ्रीक्वेंसी नहीं पता क्या कोई, कुछ ऐसा पूछा। मुझे आइडिया नहीं था इसको कुछ भी सेकंड वगैरह का। तो मैंने बोला सर नहीं, मैंने सुना नहीं कभी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो लास्ट में मेरे से टॉपिक पूछा हीट एक्सचेंजर। फाइनल मेरा वही था कि कितने टाइप के हीट एक्सचेंजर्स होते हैं वो बताओ। तो मैंने वो पैरेलल फ्लो, क्रॉस फ्लो और ये काउंटर फ्लो बताया। तो उन्होंने बोला कि LMTD क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिख दो। LMTD का फॉर्मूला लिख दिया। क्यों यूज होता है LMTD डिजाइन के लिए यूज होता है, वो सब बताया। NTU क्या होता है, फॉर्मूला लिखो। NTU का फॉर्मूला लिखा। NTU क्यों यूज होता है, इफेक्टिवनेस क्या होती है, जो भी मतलब बेसिक हम पढ़ते हैं हीट एक्सचेंजर से, डेप्थ में उसमें भी नहीं गए वो बेसिक बेसिक ही पूछते रहे। ये लास्ट नहीं सर, ये लास्ट नहीं था। इसके बाद उन्होंने मेरे से पंप पूछा था लास्ट में। पंप से सवाल पूछा था कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसको 12 मीटर नीचे से पानी निकालना है, तो क्या वो पॉसिबल है? तो ये सवाल मेरा लास्ट था। उन्होंने बोला कि लास्ट सवाल आपका। तो मैंने बोला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 10.3 मीटर का तो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, वाटर के 10.3 मीटर का। तो उन्होंने बोला तो कितना तक पॉसिबल हो सकता है? चलो 12 मीटर तो पॉसिबल नहीं है, तो कितने तक रख सकते हैं, लिमिट क्या है? तो उसमें वेपर प्रेशर की लिमिट होती है सर। वो जो आपका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है। हाँ हाँ, तो कि वेपर प्रेशर से नीचे प्रेशर नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि वैल्यू निकालो, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। जैसे मैंने 12 मीटर बोला है, आप कह रहे हो 12 नहीं हो सकता, तो कितना होगा? एक वैल्यू तो होगी ना। तो मैंने उससे उनसे पूछा कि सर मुझे 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर बताना पड़ेगा आपको, तभी मैं निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि 4 किलो पास्कल ले लो। 4 किलो पास्कल वेपर प्रेशर लेके जो मेरी वैल्यू आई वो 9.6 मीटर आई। मैंने बर्नौली लगा दी सर। ठीक है।
माय ऑडिबल? यस राहुल। तो हाँ सर, मुरमुर वो ने तो लिखवा के आपने उसको निकाल दिया। हाँ, तो वो 9.6 या 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई सर, वो 9.8 मीटर। तो वो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, फिर थैंक यू और वो सब। तो मेरा इंटरव्यू सर 65 मिनट्स चला था। अच्छा। हाँ सर। तो काफी लंबा चढ़ा, क्योंकि एनपीसीएल में नॉर्मली 40-50 मिनट चलता है। हाँ सर, वो दो पैरेलल दो पैनल चल रहे थे, तो साइड वाले पैनल में 2 बच्चों का हो चुका था और मेरा एक का ही हुआ था उतने टाइम में। अच्छा। तो मेरा काफी पॉजिटिव रहा था, मतलब शुरू में भी और लास्ट में पॉजिटिव ही रहा था। पर सर मैंने बहुत जगह बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा राहुल, आपने बीएआरसी का भी दिया, तो क्या डिफरेंस लगा आपको बीएआरसी इंटरव्यू और एनपीसीएल इंटरव्यू में? सर मेरे हिसाब से टाइम उसमें भी उतना ही था, 65-70 मिनट्स मेरा चला था। पर बीआरसी का इंटरव्यू सर, वो जैसे मैंने बोला ना कि इसमें वो डेप्थ में नहीं जा रहे थे एनपीसीएल में, मतलब डेप्थ में सिर्फ वो डिजाइन को लेके तो फुल डेप्थ में गए, लेकिन जो बाकी टॉपिक वो पूछ रहे थे, जैसे हीट एक्सचेंजर है, उसके पूरे डेफिनेशंस पूछ लिए मुझसे, और कहाँ पे क्या यूज होता है, एप्लीकेशंस बताओ, ये सब पोर्शन। और वाइड पूछ रहे थे सर, मतलब ट्राइबोलॉजी भी पूछ लिया, टीक्यूएम भी पूछ लिया, दुनिया भर के सारे सब्जेक्ट पूछ लिए, HVAC RAC, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि अनटच रह गया, वो बहुत कुछ पूछा। पर सर बीआरसी में मेरे से जाते पूछा कि थर्मोडायनेमिक्स आपने फेवरेट लिखा है, तो थर्मोडायनेमिक्स का पीवी ग्राफ बनाओ सारे प्रोसेसेस का। पीवी मैंने बना दिया, बिल्कुल बेसिक शुरू किया। उसके बाद बोला इन सबको प्रैक्टिकली करके दिखाओ, मैं आपको पिस्टन और सिलेंडर दे रहा हूँ, इन सबको प्रैक्टिकली करके दिखाओ। तो प्रैक्टिकली कैसे होएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कैसे प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हैं, ये सब। और उसके बाद उन्होंने स्पेसिफिक हीट्स पे काफी डिटेल में पूछा कि स्पेसिफिक हीट्स गैस की किन किन चीजों पर डिपेंड करती है टेम्परेचर के अलावा। वैसे तो टेम्परेचर पे ही करती है, लेकिन वो कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि और कुछ फैक्टर्स बताओ जिन पे आपको लगता है। काफी डेप्थ में सर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऐसा क्वेश्चन पूछा, एक बार बना दी, एक तरफ F फोर्स लगा दिया, दूसरी तरफ 4F लगा दिया, मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं थी। और बोला कि इसमें स्ट्रेस वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ, एक्स लेके एक पॉइंट से स्ट्रेस वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओ। तो सर मैंने बोला कि ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो कह रहा तो क्या होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा क्या? तो सर वो पढ़ा नहीं था कभी कि सोम में तो हम हर चीज इक्विलिब्रियम में लेते हैं। तो कह रहा सोचो और सोचो। तो मैंने एक सेक्शन काट के उसकी एफबीडी बनाने की कोशिश की, तो स्ट्रेस आ रहा था उस हिसाब से, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब मटेरियल कुछ अपोज करेगा। तो वो सर क्वेश्चन मैंने पहली बार ही देखा था वहां पे, और वो मेरे से हो गया वहां पे। लेकिन क्वेश्चन बहुत मतलब टफ थे सर, वो एनपीसीएल के क्वेश्चंस ज्यादा थे, लेकिन ऊपर ऊपर से ही थे, मतलब ऊपर से पता है, तो वो डेप्थ में एक टॉपिक के अलावा ज्यादा गए नहीं। पर बीआरसी वाले छोड़ नहीं रहे थे, अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा था, जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स बोला सीपीसीवी, तो बोला ये सीपीसीवी क्या होता है, ये किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, मैंने बोला तो इसके अलावा। और सर उन्होंने फिर हीट में मेरे से 4-5 बार बनवा दी थी, और उनके कंडक्टिविटी अलग अलग कर दी, और बोला ग्राफ बनाओ, टेम्परेचर प्रोफाइल बनाओ। कन्वेक्शन की टेम्परेचर प्रोफाइल बनवाई थी कि आपके ऊपर पंखा चल रहा है, तो आप पे हवा आ रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा सर ठंडा लग रहा है। ठंडा क्यों लग रहा है? तो मैंने बोला वो ठंडी है, मेरा शरीर गर्म है। तो बोला कि मान लो एक सरफेस ले लो, आपका हाथ है, उस पर टेम्परेचर प्रोफाइल बनाओ। तो वो वैसे तो सॉलिड प्लेट की तरह बन गई, जैसे सॉलिड प्लेट पे बनती है, पर वो उसमें सर डेप्थ में जा रहे थे, कन्वेक्शन का रीजन क्या होता है, मोलिकुलर अरेंजमेंट्स पे, मोलिकुलर अरेंजमेंट्स, एजिटेशन वगैरह। मतलब सर वो काफी था दिमाग से, फ्रस्ट्रेशन से वाला, जिसको बोलते हैं कि थक जाता है जिसमें दिमाग। आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। हाँ, वो सोचने में थर्मोमीटर पे पूछा था सर मुझसे क्वेश्चन कि थर्मोमीटर में ग्लास की क्या जरूरत है, मरकरी अंदर है उसके, बाहर ग्लास है, इसमें ग्लास की क्या जरूरत है, सीधा मरकरी भी तो टेम्परेचर मेजर कर देगा, क्योंकि वॉल्यूम तो मरकरी के ऊपर नीचे होनी है। तो मैंने बोला सर उसको होल्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो बोला ये नहीं, मान लो कुछ हो रहा है मरकरी की जगह, जिसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, सॉलिड से टेम्परेचर माप सकते हो, सॉलिड को अपनी जीप पे रखो और उस पे स्केल बना दो सॉलिड पे, इसमें ग्लास की क्या जरूरत है? तो ये मुझे कोई आइडिया नहीं था। कैलिब्रेशन का था सर, वैसे बाद में मैंने पढ़ लिया था, कैलिब्रेशन के लिए यूज होते हैं। तो इस पे सर काफी डेप्थ में पूछा था। फ्लूइड पे सर काफी डेप्थ में पूछा था।
प्लूडो बोला पिचकारी बना दो एक, होली की पिचकारी, और उसमें एफ फोर्स लगा दो पिस्टन की तरफ, और आपका दोस्त खड़ा है एक पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस के दूर, तो आपको हॉरिजॉन्टली पिचकारी चलानी है और उसको लगनी चाहिए। तो कितना फोर्स लगाओगे, फोर्स वर्सेस एक्स का रिलेशन बनाना था। तो वैसे तो इतना टफ नहीं था, बर्नौली इक्वेशन लगा के वेलोसिटी निकालनी थी टिप पे, और फिर पैराबोला वाला फॉर्मूला लगा के रेंज का और वेलोसिटी का, और वो लिंक हो रहा था, जो मैंने निकाल दिया था। पर फिर उन्होंने उसके बाद उससे डेप्थ में क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि आपने बर्नौली में ये क्यों निगलेक्ट किया, आपने फ्रिक्शन को कंसीडर किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, करते तो कब करते, विस्कस इफेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे मैं बोल रहा था विस्कस इफेक्ट, तो वो बोलते थे विस्कस इफेक्ट का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कैसा रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन चलते हैं सर। एनपीसीएल में क्रॉस क्वेश्चनिंग इतनी नहीं हुई। मतलब बीएआरसी में उन्होंने काफी डेप्थ में आपके साथ डिस्कशन किया, राइट? सर बच्चे ना, जैसे एक वो है कलीग है, उसका जो एनपीसीएल का इंटरव्यू हुआ था वो बीएआरसी के सामने जो हेडक्वार्टर एनपीसीएल का वहां पे हुआ था। तो वो लोग बोल रहे थे कि जो बीएआरसी का इंटरव्यू ले रहे थे ना, कुछ कभी कभी क्या होता है ये इन सम केसेस सुटेबल। फिर से बोलना राहुल। सर मैं यस, यू आर ऑडिबल नाउ। तो सर वो एनपीसीएल का इंटरव्यू नहीं था। एनपीसीएल इंटरव्यू वाज लोकेशन टू लोकेशन बेस्ड। हाँ सर, हेड क्वार्टर्स वाले बोल रहे थे कि उनका बीआरसी की तरह थोड़ा डेप्थ में हुआ है। ओके, हर जगह पे मतलब अलग है। तो राहुल, आपका ये कितने कट ऑफ वगैरह कितना गया होगा एनपीसीएल के लिए? कितने रैंक तक कॉल आया था एनपीसीएल में राहुल? सर वहां पे 800 रैंक तक तो बच्चे मुझे मिले थे। अच्छा, जिनका 800 तक रैंक था वो वहां पे आए हुए थे। अच्छा। उतना फाइनल सर काफी बच्चों को बुलाया था उन्होंने, मतलब मुझे लगता है 1000 तक बुला लिया होगा। क्योंकि सर उन्होंने ना 20 और 21 को एलिजिबल किया हुआ था, लेकिन वो बच्चे कम भरते हैं, भरते तो मेनली 22 के ही हैं। वो कहीं ना कहीं सेटल होते हैं या कोई मास्टर्स कर रहा होता है, तो मेजरली 22 वालों ने भरना था। और वो अच्छे खासे मतलब मल्टीप्लाई बाय 12 या 15 करके वैकेंसीज का उन्होंने बुलाए थे। ओके, तो काफी अच्छे खासे बच्चे वहां पे आए हुए थे। चलो, दैट इज गुड राहुल। सो ज्वाइनिंग कब है अभी इसका एनपीसीएल का? अभी 27 से 30 के बीच में मेडिकल के लिए बुलाएंगे वो। मतलब हमें खुद चूज करना है एक दिन जब हम मेडिकल के लिए, और 1 अगस्त से शुरू है। Okay. चलो राहुल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जॉब इन एनपीसीएल, in nuclear power plant. This is a Thank you, good sir. organization, and I wish you all the very best for your career, Rahul. Thank you so much, sir.